बेस्ट बिजनेस अंडर 1 लाख। 1 लाख के अंदर आपको बिजनेस करना है तो सेस प्रोडक्ट का बिजनेस कर लो। मुझे आज पता है कि भैया आप घर पे बैठ के बेचोगे और पैसे कमाओगे। उसके अलावा तो आप कपड़े का बिजनेस करो, मसालों का बिजनेस करो, एनी ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर आज आप पूछे कौन सा बिजनेस करो तो मुझे लगता है सेस प्रोडक्ट का रीसेलिंग बिजनेस करो, बेस्ट बिजनेस है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 2-3 चीज़ों से बचना चाहिए। पहली चीज़ कि भैया कम पैसा लगाकर ज़्यादा कमाई आ जाए, ये बिजनेस नहीं है। दूसरी चीज़, कोई ऐसा फ्रेंचाइजी या बिजनेस जिसमें आप कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे? मैं ग्रोसरी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करेंगे? कभी नहीं करूँगा भाई। इतना महीन काम है, इतना महीन काम है, लाला ही कर सकता भाई। उसमें जो गल्ला नहीं छोड़ सकता ना, वही बैठेगा। कोई एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को एक्चुअली रिच बनाता है? हर एक बिजनेस आदमी को रिच बनाता है। आपको समय देना पड़ेगा बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस से ज़्यादा अपने ग्राहकों को समझना पड़ेगा कि क्या आखिरकार उनकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, आज की डेट में ना, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को कोई बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप इंक्वायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आज की डेट में एक चीज़ आती है, इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लो। किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स मार्केट में देख के लोग लिए जा रहे हैं और बाद में पता चलता है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद पैसा भी लग गया, लेकिन फ्रेंचाइजी के जो एग्रीमेंट्स थे या जो उसका रेवेन्यू मॉडल था वो हमें समझ में ही नहीं आया। हम किसी और के बिजनेस को चलाने के लिए अपना पैसा फंसा बैठे हैं और आज की डेट में हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एफडी पे डाल देते तो ज़्यादा कमाते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी बिजनेसमैन, क्योंकि मेरा चैनल बिजनेस ओनर्स के लिए बार बार क्वेरी आ रही थी, मैम बिजनेस के मॉडल्स आप बताते हो, बिजनेस के आइडियाज़ आप बताते हो, बिजनेस चलेगा कैसे बताते हो, मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास एक छोटी इन्वेंट्री पैसे की पड़ी है तो इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन कौन सी फ्रेंचाइजी हैं जो आज की डेट में हम मार्केट में ले सकते हैं और लेने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने अपने मेंटोर, अपने फ्रेंड आशीष अग्रवाल जी को आज बुलाया। फ्रेंचाइजी बताओ जो है, इनकी कंपनी का नाम है इज़ दी फाउंडर, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे भी फ्रेंचाइजी लेनी होगी, आशीष भाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुझे उनकी मेंटरशिप, उनकी गाइडेंस, उनकी हर एक राय चाहिए अगर मैं अपनी हार्ड एंड मनी को फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करूँगी। तो बिना देर लगाए आज हम बात करने वाले हैं आशीष अग्रवाल जी की। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद, बड़े महीनों के जद्दोजहद के बाद आज हम उनको अपने सेल्स बाय निधि पर लेकर आए। थैंक यू आशीष सर यहाँ पे आने के लिए। माय प्लेजर। और आज का पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास होने वाली है, बिकॉज चैनल ही बिजनेस ओनर्स के लिए है जो या तो स्टार्टअप मोड पे हैं या ग्रोइंग मोड पे हैं। पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना है। मार्केट में इतने सारे बिजनेसेस अवेलेबल हैं, इतने आइडियाज़ अवेलेबल हैं, फ्रेंचाइजी बताओ आपके दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में फ्रेंचाइजी बताओ इसलिए आया, देखिए आज भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान नौकरी मांगने वाला देश था। आप और हम जिस एज के हैं उस एज में हमारे पेरेंट्स हमसे क्या क्या करते थे कि अच्छी पढ़ाई कर लो, नौकरी करनी है। सही बात है। नहीं ढंग से पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। करेक्ट। मतलब हमें शुरू से सिखाया गया है नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। तो हमारे हिंदुस्तान की जो हम राजा महाराजा की कंट्री हुआ करते थे, हम लोग बार्टर की कंट्री हुआ करते थे, हम लोग व्यापारी देश थे, उसे नौकर देश बना दिया गया। लेकिन अब एक नया रिवोल्यूशन आया 2000 के बाद और लोगों ने व्यापार की तरफ मूव करने की सोची कि हमें भी बिजनेस करना है। लेकिन वो नॉलेज तो नहीं है ना बिजनेस करने की। अब नॉलेज नहीं है और थोड़ा सा पैसा है, आइदर हमने सेव किया हुआ है या पेरेंट से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है। उस पैसे को बिना नॉलेज के अगर हमने बिजनेस में शुरुआत की तो क्या होगा, वो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। तो फिर आपको क्या लगेगा, जो पापा कहा करते थे नौकरी कर लो, वो सही था। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये सही कतई नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए आपका पैसा डूबा। बिजनेस खराब है इसलिए पैसा नहीं डूबा। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम किसी ऐसे बिजनेसमैन के साथ जुड़ जाएं जिसको उस बिजनेस की नॉलेज हो, अकल हो, जिसको बिजनेस चलाना आता हो। हम अपनी पत्ती डाल दें, एक तरीके से मैं कहता है ना, बोलते हैं भाई चल दोनों हम मिलकर शुरू करते हैं, मैं अपनी पत्ती डालता हूँ तुम अपना पत्ती डालो। अब ये पत्ती नहीं डाल रहे, एक बंदा है जो सक्सेसफुली बिजनेस चला रहा है, उसकी हमने ब्रांड नेम ले लिया, उसका ब्रांड नेम, नो हाउ, टेक्नोलॉजी लेकर बिजनेस शुरू किया।
हमें खतरा ये नहीं है कि बिज़नेस शुरू कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मेथोडोलॉजी क्या होगी, ग्राहक कैसे लेकर आने, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें केवल सुपरविज़न करना है, वो भी वो सिखाएंगे। तो ऐसे में स्किल की वजह से, नॉलेज की वजह से बिजनेस डूबने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं हिंदुस्तान को कुछ ऐसा सिखाऊं, कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि उनके हार्ड एंड मनी डूबे ना। और आफ्टर मार्केट रिसर्च बहुत कुछ देखा मैंने, सीखा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि फ्रेंचाइजिंग इज़ द ओनली वे, जहाँ पर अगर कोई पहली बार बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहा है तो फ्रेंचाइजी लेकर करो। अगर आप MBA नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेंचाइजी ले लो, MBA हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिर्फ 5 लाख रुपए का अगर किसी के पास फंड्स हैं, सिर्फ 5 lakhs हैं, तो आप ये कहते हैं कि पहले आप फ्रेंचाइजी लें, या 5 ही लाख हैं तो मैं अपने बिजनेस से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली मेरे पास 5 ही लाख हैं अभी एज ऑफ नाउ, सारी जमा पूंजी। सबसे अच्छी बात क्या है ना, मैं आपको बताऊं, आज हम लोग 140 करोड़ के देश हैं एंड वी आर कंज्यूमर कंट्री। पता है, लोग कहते हैं नहीं वी आर मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हम लोग इम्पोर्टर हैं, हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम मेन पावर्स हैं, हमें चीज़ें चाहिए। तो जब हम कंज्यूमर हैं तो हर एक चीज़ तो कंज्यूम कर रहे होंगे, रोटी कपड़ा मकान चाहिए हमें, हमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही वो टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ नए तरीके के फूड्स आ रहे वो चाहिए, ठीक है, अगर कंप्यूटर हैं वो चाहिए, हर एक चीज़ हमें चाहिए। तो आज के समय में अगर आपको बिजनेस करना हो, लोग कहेंगे 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, मैं कहूँगा कि मैं तो लोगों को 10,000 से बिजनेस करना सिखाता हूँ। अच्छा। तो आप 5 लाख रुपए हैं, तो आपको अगर बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। आप उनकी फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू कर सकते हो। आपको टी की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, आपको समोसे की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, मतलब खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों की मिल जाएगी, आपको कपड़ों की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, किड्स वियर, मेंस वियर, वुमेंस वियर्स की आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी आपको। मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। आप चाहो तो उस पैसे की पहले फ्रेंचाइजी ले लो, बिजनेस बढ़ा लो, जब बिजनेस आपका चल जाए, एक अच्छा प्रॉफिट आ जाए, उस समय आप बैठ के सोचना कि आपको उसी ब्रांड के साथ काम करना है कि अपना कुछ करना है। सोचने का समय आपको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप आज आपने कोई डिसीजन ले लिया वो लाइफ टाइम के लिए है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस फील्ड में, जिस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि आप सारा पैसा डायरेक्ट, आप पूरा रिस्क पे उतरें, एक बने बनाए बिजनेस के अंदर अपना एक स्टेक ले लीजिए पैसा लगाकर, उसका मॉडल समझ लीजिए, और एट पॉइंट इन टाइम आपको लगे कि मेरे को ये बिजनेस में ही आगे बढ़ना, तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप जस्ट कंटिन्यू बिल्कुल, कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक कोई हाउसवाइफ है, ठीक है ना, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, उसे प्री स्कूल का बिजनेस करना है। आज प्री स्कूल का बिजनेस करना कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है कि आपको एक 4 कमरे चाहिए, मतलब 4 क्लासरूम चाहिए, एक प्ले एरिया चाहिए, एक प्रिंसिपल ऑफिस बनाना है, ये आपको पता है। फर्नीचर किसी भी आप इंटीरियर वालों को बुलाओगे वो फर्नीचर सेट करके चला जाएगा। आप किसी भी एजुकेशनिस्ट को बोलोगे वो आपको करिकुलम दे देगा। आप किसी मार्केट में चले जाओ, जितने भी प्ले स्कूल्स के टॉयज़ होते हैं, जितने भी आपको और इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपका बोर्ड वाले के पास जाओ, बोर्ड लग जाएगा। फेसबुक पेज खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, मार्केटिंग करवा लो, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है 5 लाख रुपए में। लेकिन बात कहाँ आई कि अगर आपको फीस स्ट्रक्चर सेट करना है, कैसे करोगे। मार्केटिंग के लिए आपको ये तो पता है कि आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर इन्फ्लुएंसर्स के शुरू कर सकते हो, लेकिन मार्केटिंग का सही स्ट्रेटेजी क्या हो। अगर एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं तो कैसे टैकल करना है। कम एम्प्लॉइज़ में, मतलब कम रेकरिंग एक्सपेंसेस में उस स्कूल को कैसे चलाना है, ये आपको नहीं पता होगा। ये आपको कौन सिखाएगा, जिसने ये सारे नुकसान झेले होंगे। करेक्ट। जब भी हम कोई नया बिजनेस करते हैं, स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। जैसे कि मेरे पॉडकास्ट स्टूडियो हैं, अब मैंने शुरुआत में कोई दूसरे माइक लेकर आया, बाद में पता चला नहीं ये माइक तो डमी लगते हैं, आपको ये रोड वाले माइक लेकर आने पड़ेंगे। तो पहले 5,000 रुपये वहाँ खर्च किए, फिर 15,000 रुपये यहाँ खर्च किए। पहले मैं कोई दूसरी लाइट लेकर आया, फिर मैंने कहा नहीं ये लाइट तो अच्छी नहीं लगती, अब ये लाइट लेकर आनी पड़ेंगी। पहले हम मिररलेस कैमरा नहीं लेकर आए, नॉर्मल कैमरा लेकर आ गए, हर 30 मिनट में कट हो जाया करता था। फिर हमने कहा नहीं मिररलेस कैमरा लेने पड़ेंगे जो विदाउट कट कंटिन्यूअसली चलते रहें। ये सब कुछ कैसे सीखा हमने, नुकसान करके। लेकिन आज कोई अगर मेरी फ्रेंचाइजी लेता है, पॉडकास्ट स्टूडियो की फ्रेंचाइजी लेता है मुझसे, तो उसको क्या ये नुकसान करने पड़ेंगे।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या उसको मेरे थ्रू ग्राहक मिल जाएंगे? आज मेरा स्टूडियो नोएडा एक्सटेंशन में है, अगर मैं कोई दिल्ली में फ्रेंचाइजी देता हूँ तो ऐसे भी तो लोग होंगे जो दिल्ली में मेरे ग्राहक बनना चाहते होंगे, आज नहीं बन सकते हैं, उनको वो ग्राहक मिल जाएगा। आज उनको मार्केटिंग का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आज उन्होंने सही तरीके से ग्राफिक्स नहीं क्रिएट किए होंगे, वीडियोस नहीं क्रिएट किए होंगे, ब्रांडिंग में मदद मिल जाएगी पहले दिन से। जब कोई बोलेगा अच्छा इसकी तो 2 ब्रांचेज हैं, नोएडा एक्सटेंशन में भी है, दिल्ली में भी है, तो लोगों को ट्रस्ट क्रिएट होता है। जब आप बोलते हो कि इसके तो 20 स्कूल हैं, 25 स्कूल हैं, 30 स्कूल हैं, आज एक कोई भी नाम रख लो, ठीक है ना, आज आप मैं बोल रहा हूँ सैमरोक, मदर्स प्राइड, बचपन, ठीक है ना, किड्जी, ये सारे प्री स्कूल के ब्रांड हैं। अगर इन सब की एक एक ही फ्रेंचाइजी होती, मतलब एक एक ही स्टोर होता, तो क्या कोई जानता है इनको? लोग क्यों जान रहे हैं इनको? किसी के 20 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 500 हैं, तब तो लोग जान रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो दिखता है वो बिकता है। तो फ्रेंचाइजिंग में भी यही होता है, जब दिखोगे तो ब्रांड बनोगे, दिखोगे ही नहीं तो कैसे ब्रांड बनोगे? बट सर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ओवर प्रॉमिस करती हैं, और मार्केट के अंदर इतने टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं कि लोग अब फ्रेंचाइजी लेते वक्त कहीं ना कहीं घबराते हैं। ऑल्दो आपसे इंट्रोडक्शन के बाद, एक मेंटर से मिलने के बाद, ये बात ज़रूरी है कि हर फील्ड का एक्सपर्ट है, मेंटर है, गाइड है, कोच है, वो आपको सारी चीज़ों से अवगत कराता है कि आपको अगर कोई चीज़ लेनी तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। बट स्टिल फ्रेंचाइजीज में इतने ओवर प्रोमिसेस क्यों होते हैं? अगर हम कहते हैं कि आप हमारे पार्टनर हो, हमें लॉन्ग टर्म में एक साथ चलना है, पैसा मैंने लगाया, रिस्क मैंने लिया है, मैं आपको उस पर थोड़े से पैसे पे शेयर दे रहा हूँ, अपनी एक दुकान आपके नाम पर दे रहा हूँ, तो क्यों ओवर प्रॉमिसिंग हो रहे हैं इतने मार्केट में? ओवर प्रॉमिसिंग कहाँ नहीं होते हैं? जब एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, क्या वो ओवर प्रॉमिसिंग नहीं होता है? ठीक है ना, लेकिन वो लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये रियलिटी बोल रहा है या फिर ओवर प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है ना। लाइक वाइज जब आप बिजनेस करना चाह रहे हो ना, मैं अभी फ्रेंचाइजर का कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे चाहते हैं। करेक्ट। सबसे पहले आप ये देखो कि वेदर यू आर रेडी फॉर बिजनेस और नॉट। आज आपको बिजनेस में जाने से पहले बिजनेस का पता हो ना पता हो, मार्केट का पता जरूर होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, कौन से बिजनेस फ्लॉप जा रहे हैं, कौन से बिजनेस हिट जा रहे हैं, कौन से बिजनेस में कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं ग्रोसरी बिजनेस का। आज ग्रोसरी बिजनेस में आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, इन सब चीज़ों में हर एक आदमी को पता है कि 5% से लेकर 10% का प्रॉफिट मार्जिन है हार्डली। चीनी वाले तो बोरी पे भी काम करते हैं, कट्टे पे भी काम करते हैं, 1% का प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो कोई आके बोलेगा कि मैं आपको चीनी का बिजनेस करा के दूंगा और 40% का मार्जिन होगा। अब बताओ वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अगर आपको मार्केट का पता है तब तो आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको मार्केट का पता ही नहीं है तो आप तो उसको सच मान लोगे ना। तो लाइक वाइज जब आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो, जिस भी बिजनेस की लेने जा रहे हो, आज उसके बारे में रिसर्च कर लो। और रिसर्च के लिए सबसे अच्छा टूल तो आपके हाथ में है ना। जैसे आपने क्लाउड बताया, चैट जीपीटी बताया, गूगल बताया, अगर आप इससे ये पूछोगे कि आज बताओ कि प्ले स्कूल बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, प्ले स्कूल बिजनेस में हम कितने महीने में आरओआई लेकर आ सकते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा, दोनों चीज़ें बता देगा। किन केसेस में मेरे पैसे डूब जाएंगे। लोग क्या ना नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई फ्रेंचाइजिंग में प्योर बिजनेस है, पैसे डूबने का पूरा पूरा खतरा है। तो सर 4 चेक्स जो आप सबको रेकमेंड करेंगे, भाई फ्रेंचाइजी लेने से पहले अपने ये 4 चेक्स कर लियो। सबसे पहला जो चेक है, आप इंडस्ट्री चेक करो। ओके। क्योंकि आज आप जिस बिजनेस में जा रहे हो उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। अगर पता चले कि आने वाले समय में वो बिजनेस चलने वाला ही नहीं है तो आपने तो आज अपना इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल बाद लोग ही नहीं बच रहे हैं उस बिजनेस के लिए। तो पहला इंडस्ट्री चेक। दूसरा आरओआई चेक कि आज जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस बिजनेस की आरओआई कितने समय में आती है। कई लोग फ्रेंचाइजी देते हैं केवल 5 साल के लिए और आरओआई निकल कर आती है 4 साल में, 3 साल में। अब बताओ ऐसा बिजनेस लेना कहाँ से फायदे की बात है? क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट ही वापस लेने के लिए बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। दूसरा चेक। तीसरा चेक, जिस ब्रांड की हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसका ऑनर चेक और ब्रांड चेक, दोनों चीजें करो। क्योंकि जैसे ऑनर होंगे वैसा ही तो ब्रांड होगा। पता चला कि 4 कंपनियों में फ्रॉड किया था, उसका ऑनर आके एक नई कंपनी बना ली, नई कंपनी तो बहुत अच्छी है, बड़े बड़े स्टार से ऐड करा दिया, ठीक है ना, टीवी पे ऐड आ रहा है, अखबारों में लगातार ऐड आ रहे हैं, मतलब ब्रांड तो चमका रखा है, लेकिन उसके पीछे जो ऑनर है वो चोर है।
करेक्ट। आप बताओ कल को इस कंपनी का भी भविष्य क्या होने वाला है। तो ऑनर चेक और ब्रांड चेक आप जरूर करो इसके साथ साथ। और लास्टली आप फिनांस चेक। आज आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो उसमें कितनी पूंजी लगेगी, ठीक है ना, उस पूंजी के अलावा 4 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके पास है कि नहीं है। बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो खराब होता है। बिजनेस डूब क्यों जाता है? आइदर आपको एम्प्लॉय नहीं मिलते, आप मार्केटिंग नहीं करते, आप ब्रांडिंग नहीं करते हो, या फिर आपके पास पैसा नहीं होता है कि आप 3-4 महीने का लॉस हुआ, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए और फिनांस के कारण आपने उस बिजनेस को शट डाउन कर दिया। तो अपना फिनांस चेक भी कर लो भैया, पैसा है कि नहीं आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है, इसके अंदर जब हम फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं, कौन सी ऐसी टॉप मोस्ट बिजनेसेस हैं आज की डेट में इंडिया में जिनका फ्यूचर है ही है? आप मेंटर हो, कोच हो, फ्रेंचाइजी आप तो हर फ्रेंचाइजी के लिए आपके पास लोग आते होंगे, बट कोई ऐसे टिप्स 2026 एंड फ्यूचर ऑनवर्ड्स कौन से बिजनेसेस की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? अगर आप इंडिया में कर रहे हो ना तो कंज्यूमेबल गुड्स ये हमेशा चलेंगे चलेंगे। आप देखो नए शहर पे शहर बनते चले जा रहे हैं। आप जहाँ भी रहते हो ना वहाँ से 20 किलोमीटर आप दाएं बाएं आगे पीछे कहीं चले जाओ, आपको नई कॉलोनियाँ, नए शहर, नई जगह बनती हुई नज़र आएंगी पूरे हिंदुस्तान में। तो जितने शहर बनेंगे, लोग आकर बसेंगे, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपने घर के लिए कंज्यूमेबल गुड्स चाहिए, टीवी, फ्रिज, आयरन, हर चीज़ चाहिए। तो आप आज के समय में कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस कहीं भी करोगे, कोई भी फ्रेंचाइजी लोगे, आप फ़ायदे में ही रहोगे। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान, ये कभी नहीं डूबने वाला है। आज ग्रोसरी की फ्रेंचाइजी लो, आज आप कोई फूड एंड बेवरेजेस की फ्रेंचाइजी लो, ये हमेशा चलेंगी ही चलेंगी। लोग कितने ही हेल्दी हो जाएं, समोसे सामने आते ही मन करता है ठीक है कुछ तो पैक करा ही लिया जाए, ठीक है ना, बिकॉज वी आर फूडी, ठीक है ना, और ये हमारा ट्रेडिशन भी है। तो आज आप कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस करो, चलेगा ही चलेगा। आज के समय में बेकरी कितनी बढ़ती चली जा रही है, उसके बावजूद भी आप 10 मार्केट में जाओगे तो 6 मार्केट में आपको अच्छी बेकरी शॉप्स नज़र नहीं आएंगी। तो ये बिज़नेस बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में। इंडिया क्या है कि अभी ना बड़ा हो रहा है, अभी हम लोग यूथ हैं, पता है आपको, मतलब वी आर ग्रोइंग। अभी इंडिया की उम्र माना जाए तो 30 साल की, जुम्मा जो 30 साल के बच्चे कैसे होते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ वाली कहानी है, अभी बहुत कुछ करना है। तो वो सारे बिजनेस चलेंगे जो 30s की एज में चलते हैं इंडिया में। आज रियल एस्टेट को देखो कितना बूम कर रहा है, और रियल एस्टेट बिजनेस में भी फ्रेंचाइजीज मिल रही हैं, वहाँ पर आप बिजनेस के लिए। कपड़े में आज के दिन आप कपड़े में देखें तो एथनिक वियर अलग हैं जी, आप ब्राइडल वियर की अलग फ्रेंचाइजीज होने लगी। आज किसी को ब्राइडल लेने जाना मान्यवर पे जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो ऐसे मान्यवर अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं जो स्पेशली फॉर ब्राइडल हैं। इसी तरीके से किड्स के लिए जाना हो, आज फर्स्ट क्राई, आज न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप कोई बोले कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए कोई एक नाम बताओ फटाफट से, तो लोगों के दिमाग में तुरंत फर्स्ट क्राई आएगा, उसकी फ्रेंचाइजी आपको मिलती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किड्स वियर की, वुमेंस वियर की, मेंस वियर की, हर चीज़ की आपको फ्रेंचाइजीज मिल रही हैं। ये सारी फ्रेंचाइजी ग्रोइंग है। और इसके अलावा मैं कहता हूँ अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है या कोई भी बिजनेस करना है तो वो बिजनेस करो जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो। आज के समय में देखो भारत सरकार किसको सपोर्ट कर रही है? एआई को सपोर्ट कर रही हो। हिंदुस्तान में एशिया का सबसे बड़ा एआई फेयर लगा था, मोदी जी खुद आए थे, उन्होंने एआई को सपोर्ट किया। तो एआई से जुड़े हुए सेस प्रोडक्ट्स की आप फ्रेंचाइजी ले लो या बिजनेस शुरू कर लो, आज बहुत चलेगा, ग्रोइंग है। भारत सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल पे आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सोलर बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। आज आप वो शुरू करिए, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड है, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। आज के दिन में गवर्नमेंट जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, उस पर सब्सिडी दे रही है। भारत सरकार से 20 लाख का लोन लो, आपको 20 लाख नहीं भरने, केवल 13 लाख ही भरने, 7 लाख छूट। अच्छा, हाँ जी, तो गवर्नमेंट चाहती है। तो आज आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, वो चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं आज के समय में। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान, मैं फिर से कहूँगा, कंज्यूमर कंट्री है। आप कोई भी ऐसा बिजनेस करो जिसके कंज्यूमर्स आपके आसपास अवेलेबल हो, बट ऑब्वियसली वो सारे बिजनेस चलेंगे ही चलेंगे, हर तरीके के बिजनेस चलेंगे। बस बिजनेस करने से पहले आप लोकेशन देख लेना, आप कौन सी लोकेशन में, अगर आप ऑफलाइन शुरू कर रहे हो तो। ऑनलाइन बिजनेस है तो वर्ल्ड इज़ योर कंट्री, लेकिन ऑफलाइन है
तो लोकेशन बहुत मायने करती है कि आप कौन सी लोकेशन में किस बिजनेस को करने जा रहे हो। गलत लोकेशन में चूज कर लिया तो बड़े से बड़ा बिजनेस को मैंने डूबते हुए देखा है। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इंडिया में फ्रेंचाइजी लेने के रूल्स और फॉरेन कंट्री में फ्रेंचाइजी लेने के रूल्स, क्या यहाँ पे कोई रूल्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन की गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं? फॉरेन की गवर्नमेंट्स में फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए रूल्स हैं। इंडिया में आज ये ग्रे एरिया है, इसमें कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे रियल इस्टेट के लिए रेरा बनी, इनकम इसके लिए, इंश्योरेंस के लिए आपको IRDA बनी, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी बनी। ऐसे अगर मैं पूछूं फ्रेंचाइजिंग के लिए आज कोई है क्या? कोई नहीं है, कोई रूल भी नहीं है। आप कितनी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करोगे? कोई रूल नहीं है। आपको कितने साल की टर्म देनी है? कोई रूल नहीं है। आज किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आज कोई फ्रेंचाइजी टर्म्स के अंदर क्या कंप्लेन करे? कोई रूल नहीं है। कब आप फ्रेंचाइजिंग शुरू कर सकते हो? कोई रूल नहीं है। जबकि फॉरेन में फ्रेंचाइजिंग के बाकायदा रूल्स हैं, वहाँ पर FDA बनी हुई हैं, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। बट ऑब्वियसली जब कुछ नया आता है, जब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा और फिर उसके लिए भी रूल्स बनेंगे। आप लोग एथिकली जो बिज़नेस के टर्म्स हैं उसके साथ काम करते रहिए। लोगों को जितना कमिट करो आप उनको उतना डिलीवर करते रहो। ओवर कमिटमेंट, जैसे आपने पूछा, ओवर कमिटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात बताओ कि ये प्योर बिजनेस है और हर बिज़नेस में नफ़ा नुकसान दोनों होता है। इसी तरीके से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, नो हाउ देंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है समझाएंगे, सप्लाई चेन आपका सेट करके देंगे, मार्केटिंग का पूरा सिस्टम सेट करके देंगे। कल को एम्प्लॉइज़ मिलने में दिक्कत होती है तो वहाँ पर आपकी अपनी, अब यहाँ पर आ जाता है कि आपको एम्प्लॉइज़ में उनको सपोर्ट करना है कि नहीं करना। कुछ फ्रेंचाइजीज या फ्रेंचाइजेस कहते हैं कि हम एम्प्लॉय हायरिंग में भी सपोर्ट करेंगे, कुछ बोलते हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है ना। कुछ फ्रेंचाइजर क्या बोलते हैं, हम आपको लोकेशन सेटअप में हेल्प करेंगे, कुछ बोलते हैं हम लोकेशन सेटअप में हेल्प नहीं करेंगे। बोथ आर इक्वली करेक्ट। लेकिन हर फ्रेंचाइजर को लोकेशन फाइंड आउट में या लोकेशन की फिजिबिलिटी में ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए कि जिस लोकेशन पर आप ब्रांड खोलने जा रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं है, वो प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी। तो सर, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मिंत्रा, मीशो, क्या ये भी एक फ्रेंचाइजीज ही हैं? नहीं, मिंत्रा मीशो एक फ्रेंचाइजी नहीं है। वर्चुअल या डिजिटल नहीं, फ्रेंचाइजीज? ये बेसिकली एक क्या कहेंगे हम इसे, एग्रीगेटर स्टोर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से बहुत सारी फ्रेंचाइजी बन गई। जैसे कि मैं चूंकि पिछले कई सालों से फ्रेंचाइजी का काम कर रहा हूँ, मिंत्रा, मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट का अपना डिलीवरी बॉय है, अमेजन का अपना डिलीवरी सिस्टम है। इनके डिलीवरी सिस्टम की फ्रेंचाइजी मिलती हैं। इनके डार्क स्टोर्स की, जैसे हम बात करें ब्लिंकिट की या फिर हम बात करें जेप्टो की, इनके डार्क स्टोर्स की फ्रेंचाइजी मिलती हैं। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसकी की वजह से बहुत सारे बिजनेस सब्सिडरी खुलने लगे और उन बिजनेस सब्सिडरी की फ्रेंचाइजी है। ब्लिंकिट की फ्रेंचाइजी नहीं है, ब्लिंकिट के डार्क स्टोर की है। मीशो की फ्रेंचाइजी नहीं है, मीशो के जो कोरियर सिस्टम है उसकी फ्रेंचाइजी होगी। या फिर जैसे अमेजन करता है, FBA करता है। FBA क्या होता है अमेजन का, कि आपको हर बार सामान पैक करके भेजने की जरूरत नहीं है, आप एक इकट्ठा कार्टन में पैक करके आप गुड्स अमेजन के स्टोर में रखवा दीजिए और वहाँ से अमेजन खुद डिलीवर करेगा। तो ये क्या हो गया, FBA हैं। ऐसे वेयर हाउसेस बनते हैं, इन वेयर हाउसेस की फ्रेंचाइजी होती हैं। तो उस सिस्टम की वजह से नए बिजनेस निकल कर आते हैं और उनकी फ्रेंचाइजी होती है। ये बाकायदा अपने आप में एक प्योर सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम है। इनकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। इनके नाम पे आप कभी धोखा भी मत खाइएगा और कभी किसी जालसाजी में भी मत फंस जाइएगा। सर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं। अगर निधि अनेजा को आज फूड इंडस्ट्री के अंदर एक फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसका स्टेप, मैंने कंपटीशन, मैंने मार्केट रिसर्च सब कर लिया, XYZ एक फूड कंपनी पसंद आई जिसकी फ्रेंचाइजी मुझे लेनी है और मैं आशीष अग्रवाल जी के पास आई। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आशीष बर्गर कंपनी है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि भैया आशीष बर्गर की फ्रेंचाइजी लूँ या ना लूँ, तो सबसे पहले आपको देखना है कंपनी के बारे में। जैसे मैंने बताया, आपको ब्रांड चेक करना है कि इसके केवल एक स्टोर है या मल्टीपल स्टोर हैं। अब मान लीजिए कि एक स्टोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, उस पर मैं आगे आऊँगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टोर हैं तो अब मल्टीपल स्टोर हैं तो आप एटलीस्ट 2, 4, 5 स्टोर का आप फाइनेंशियल्स मांग लीजिए,
समटाइम्स वो आपको फाइनेंशियल देने से ये बोल के मना कर देंगे एनडीए है जी, ठीक है ना, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम दिखा नहीं सकते। चलो ठीक है, आपको उनकी बात को तो वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो आप पर्सनली जाकर 2-3-4 स्टोर्स पर बैठ कर देखिए कि उन्होंने बताया था कि 5 लाख की सेल आती है, मतलब डेली के 15 से 20 हज़ार की सेल आती है। और कोई भी बर्गर कंपनी या फिर जो फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी है, वहाँ पर सेल्स ज़्यादा कब आती है? शाम को आती है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में, इवनिंग आवर्स में आती है। तो आप उस समय ही जाइए। तो इवनिंग आवर्स में अगर आपको नजर आ रहा है कि नहीं इसके पास भीड़ भाड़ है, आपने 1 घंटे में देखा कि हाँ 1 घंटे में 2,000 का गल्ला हो गया, इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा था, लेकिन आपने देखा तो मक्खी मार रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जब आप स्टोर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, वो समझ में आएगा कि वहाँ पर एक ऑर्डर भी कर लीजिए भैया, 100 रुपये का बर्गर है, हम खर्च कर सकते हैं जब हम 10-20 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं। तो उसकी प्रोसेसिंग समझ में आएगी, कितने टाइम में वो ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें किसको रेप्लिकेट करती हैं? ब्रांड को। जैसे कि आज मैकडोनल्ड की किसी भी आप फ्रेंचाइजी में चले जाएं, हर जगह आपको एक जैसा बिहेवियर मिलता है कि नहीं मिलता, एक जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि नहीं मिलता, एक जैसा सर्विस टाइम है कि नहीं है, सब कुछ एक जैसा है ना। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, मैं नाम भले मैंने एक किसी का ले दिया, सब जगह आपको एक जैसा मिलता है। मतलब कि जो ऑनरशिप है वही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई आ रही है। तो जब आप किसी फ्रेंचाइजी में गए हैं, वहाँ पर आपको कंज्यूमर बिहेवियर अच्छा नहीं मिला, आपको सर्विस टाइम अच्छा नहीं मिला, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, हाइजीन अच्छा नहीं मिला, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा जो आपको बताया जा रहा है वो सारा कुछ गलत है। और वहीं ये सारे कुछ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक सही कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो। ये तो चेक हो गया जब उसके मल्टीपल स्टोर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा उसका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। मतलब पहला तो चेक यही हुआ ना कि नहीं ठीक है इसकी फ्रेंचाइजी ले लो, लेकिन समझ आ गई है, हाँ, चलो ले लेते हैं, भैया आशीष बर्गर ठीक है, इसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अब बात आया कि भैया इसके साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, एग्री होते हैं हम एग्रीमेंट्स पे, ठीक है ना। तो अब आपने बोला कि भैया मुझे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट दे दो। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को बड़े ध्यान से देखो कि इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्रेंचाइजी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंचाइजर क्या हैं। आपको कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने फ्रेंचाइजी लेकर एक नई दुकानदारी शुरू कर ली और सारा ही काम आपको करना है कि भैया कहाँ से वेंडर सेट करना ये भी आप ही को करना है, ठीक है ना। बर्गर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए ये भी आप ही को सेट करना है, प्राइसिंग भी आप, मतलब हर छोटा छोटा काम उसी को करना है जिसने बिजनेस लेना है। तो फ्रेंचाइजी क्यों ले रहा है, अपना ही बिजनेस कर लेगा। दूसरा, फ्रेंचाइजर आपको क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या हायरिंग में सपोर्ट कर रहा है, ट्रेनिंग में सपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग में सपोर्ट कर रहा है, ये बेसिक चीज़ें करनी ही चाहिए। जो नहीं कर रहा है तो आप फ्रेंचाइजी मत लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। क्योंकि आखिरकार आप कोई भी फ्रेंचाइजी लोगे तो नाम किसका बड़ा बनेगा, कंपनी का बनेगा ना। वो तो अपने क्या बोलते हैं कि एक कदम और लगा देगा, लेबल और लगा देगा, मेरी 10 से 11 फ्रेंचाइजी हो गई, ठीक है ना। उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाएगी। करेक्ट। आपको एक बिजनेस मिला, उसकी तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो वहां पर ये सब चीजें उसको देनी पड़ेंगी, ये उसकी ड्यूटी है। वेंडर सेट करके उसको देना है, सप्लाई चेन सारी मैनेज उसको करनी है, वो आपको नहीं करनी है। आपका काम इतना है कि आप अपने स्टोर में खड़े होके आपको जो एसओपी दी गई होगी कि आपको सर्विस टाइम क्या रखना है, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, आपको ग्राहकों का ग्रीट कैसे करना है, उससे ऑर्डर कैसे लेना है, ग्राहकों को अपसेल करना है तो कैसे करना है। जैसे कोई बोलता है कि ठीक है प्लीज़ ऑर्डर 1 बर्गर, सो व्हाई डोंट यू हैव ए कॉक विद बर्गर, ठीक है। अगर आपने ये बोला ही नहीं तो उसे सपना नहीं आएगा, ठीक है ना। या कॉम्बो है, हाँ, आपने कॉम्बो या ही कोई नहीं कॉम्बो बताया। है तो आपने बोला कि आप 99 रुपीज़ बर्गर के लिए खर्च कर रहे हैं, 159 का कॉम्बो है, यू कैन गो फॉर इट। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें किसका काम है, ये काम है जो काउंटर पर है, और काउंटर पर तो फ्रेंचाइजी है, मतलब फ्रेंचाइजी ओनर या मैनेजर है। लेकिन वो कब बताएगा, जब उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम ब्रांड का है करने का। ब्रांड करेगा तो ये सब चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में टर्म क्या लिखा हुआ है, आपने देखा 5 साल का टर्म है, आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और आपने अपनी पूरी रिसर्च करके देखा कि वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा 3 साल में तो आरओआई आ रहा है। तो उससे आप क्वेश्चन करोगे भैया 3 साल में तो आरओआई आ रहा है, तो 5 साल का तूने टर्म लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट कब आएगा मेरा, ठीक है। एटलीस्ट 3x या 2x तो हो मेरा पैसा, ये आप क्वेश्चन करोगे उससे। आपने कैलकुलेट किया तो कर पाओगे, नहीं किया तो नहीं कर पाओगे, वो आपको मोल्ड कर देगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये देखना है कि आपको कितना एरिया दिया गया है। पता चले कि आज आपने सरोजनी नगर में एक फ्रेंचाइजी ली दिल्ली के, वहाँ पर चलने लगा, तो उसी के पीछे वाली मार्केट में एक फ्रेंचाइजी और दे दी किसी को, आपका ग्राहक बढ़ गया।
मेहनत आपने की नई जगह पर आकर, ग्राहक आपने बनाए और उसकी मलाई कोई और खा रहा है, तो वो आपके बाकायदा उस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि 2 किलोमीटर का रेडियस आपका है या 1 किलोमीटर का रेडियस आपका है। ये चीज़ हो गई। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग देखते ही नहीं है, लोग कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं है, ये बोलते हैं, सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन बात इतनी सी है कि कल को नहीं चला तो ट्रांसफ़र का क्या है। जैसे आपने सरोजनी नगर में फ्रेंचाइजी ले ली, भगवान ना करे वो नहीं चली, हाँ, तो अब बोलेगा भैया नहीं यहीं रहेगी जी फ्रेंचाइजी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इज इट गुड? नो, इट्स नॉट गुड। तो आपको होना चाहिए ना कि नहीं, आपको हम नए एरिया में ट्रांसफ़र करवा के देंगे, ट्रांसफ़र का खर्चा आपका रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको एक नया एरिया ढूंढकर वहाँ पर हम कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्लोज है कि नहीं है, पहले ही होना चाहिए। और ट्रांसफ़र का खर्चा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र यू विल नॉट पे एनी एक्स्ट्रा फीस। वो फ्रेंचाइजी मैंने देखा है अपने आंखों से कि वो बोलते थे कि आपको जो फ्रेंचाइजी दी थी वो सरोजनी नगर के लिए दी थी, आपने जो 5 लाख फ्रेंचाइजी फ़ी पे करी थी वो तो सरोजनी नगर के लिए की थी, अब आप लाजपत नगर जा रही हैं तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फ्रेंचाइजी फीस। अरे स्टोर तो वही वाला है, तुम्हारा हमारा रिलेशनशिप तो वही है, ठीक है ना, टर्म्स भी आप वही डबल स्टोर तो नहीं कर रहे हो ना, Correct. यू आर शिफ्टिंग द स्टोर। करेक्ट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको एग्रीमेंट में चेक करनी चाहिए। फिर आपका पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, वो बेसिक चीज़ें कि आपको पेमेंट कैसे कैसे पे करनी है, इनिशियल डेज में आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज द फ्रेंचाइज। और अगर उसका एक ही स्टोर है तो फिर आपको उसके एसओपी चेक करनी है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर आपको कोई एक बिजनेस कंसल्टेंट हेल्प करेगा वेदर टू गो फॉर दैट फ्रेंचाइजी और नॉट। और दूसरा, ऐसे केस में आप कभी भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी फीस मत दो, उसको कंसल्टेंसी दो। जैसे आज अगर आप किसी को हायर करती है एक बर्गर स्टोर खोलने के लिए, तो आपको कितनी कंसल्टेंसी पे करनी पड़ती, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। दैट कंसल्टेंसी द ब्रांड इज डिजर्विंग, लेकिन वो 4 लाख 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी डिजर्व नहीं कर रहा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सर, कोई ऐसा एक्चुअल रोल मॉडल, ट्रांसपेरेंट मॉडल जिस पे आप ये बोल सकें कि इस फ्रेंचाइजी ने बिना नाम लिए एक ट्रांसपेरेंट मॉडल सच में लोगों के कमाने के लिए बनाया था, ऐसा कोई मॉडल, ऐसा कोई नाम नहीं, बिना नाम लिए आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी है इंडिया में एग्जिस्ट करती है जिसने भारत के जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया? देखो लोग ना एक चाय वाला को बड़ा बदनाम कर रखा है, वहीं पर एक दूसरा चाय वाला है, मेरा अच्छा दोस्त है, उसके अभी फ्रेंचाइजी स्टोर केवल 15 ही हैं, टोटल 15 स्टोर ही हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले अपने 10 स्टोर अपने पैसे से खोले, पूरा इन्वेस्ट खुद किया, उस स्टोर को उसने प्रॉफिटेबल बनाया, और प्रॉफिटेबल बनाने के बाद वो प्रीमियम में सेल कर रहा है, ठीक है। अर्लियर अगर वो 3 लाख फ्रेंचाइजी फी लेता तो वो 7 लाख लेता है या 5 लाख लेता है, लेकिन वो दिखाता है कि द स्टोर इज़ रनिंग, द स्टोर इज़ प्रॉफिटेबल। आप पिछले 6 महीने का मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो, सेम स्टाफ रहेगा, मतलब आपको एक रनिंग बिजनेस में बिठा देता है, उसकी फ्रेंचाइजी दे रहा है। मुझे उससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं लगता। जहाँ पर कहते हैं ना, हिंग फील लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा भाई। और एक कहावत हो रही, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो लाइक वाइज सारा डेटा अवेलेबल है, आप कितने ही बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी किसी भी इलाके में क्यों ना लो, वहाँ पर नुकसान होने का खतरा रहता है, रिस्क पोर्शन रहता है। लेकिन एक बंदा जिसने प्रूव कर दिया कि दिस इज प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ 1 ईयर, अब उसके बाद अगर नहीं चल रही है तो ये फ्रेंचाइजी की नाकामयाबी है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है वेयर द ब्रांड इज टेकिंग द रिस्क, और रिस्क करने के बाद वो अलग अलग लोगों को सुपुर्द कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रीमियम कमा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहा, प्रीमियम कमा रहा है। कमा के दोगे, जब आप एक अच्छा कमाऊ सपूत किसी को दोगे तो प्रीमियम कमा के दोगे, और आपको भी बेनिफिट आ रहा है, सामने वालों को भी ट्रस्ट बन रहा है। धीरे ग्रोथ करोगे, कछुए की चाल चल रहे हो, लेकिन मजबूत चाल चल रहे हो। करेक्ट। कोई आप पे उंगली कभी नहीं उठा सकता है। सो दिस इज द मॉडल, जहाँ पर मैं बिजनेस फॉर सेल मॉडल बोलते हैं इसको। इस बिजनेस मॉडल में मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हर किसी का विन विन सिचुएशन है। सर, मेडिकल स्टोर बिजनेस क्या अभी भी गोल्ड माइन है? आप ये देखो कि आज हिंदुस्तान के किसी भी घर का दरवाजा खटखटा लो, बीमारी है ही है, बीमारी है ही है, दवाई का डिब्बा मिल जाएगा। नहीं, जैसे टाटा 1mg एंड ये सारे आ गए हैं सर, क्या नॉर्मल अभी फार्मा स्टोर्स अभी भी गोल्ड माइन है इंडियन इंडस्ट्री में? 100% गोल्ड माइन है। मैं टाटा का एक ब्रांड है, जेनरिक आधार में बात करूंगा, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और टाटा ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर। 5000 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उसके,
5,000 फ्रेंचाइज स्टोर, और हर महीने मल्टीपल हो रहे हैं, हर महीने खुलते चले जा रहे हैं। ये दवाइयों का बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा जी। आप अगर मैं आज किसी को बोल दूं ना कि बीमारियों का नाम लिखना शुरू करो, एक कमेंट बॉक्स भर जाएगा, मतलब भरता चला जाएगा, बीमारियां खत्म नहीं होंगी। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तो हम दवाइयों पे आश्रित हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां आ गई हैं, जहां पर दवाइयां इंसान के साथ ही जाती हैं। तो मेडिकल बिजनेस रियली ग्रोइंग बिजनेस है। आज आप देखो बड़े बड़े ब्रांड्स, हर एक ब्रांड कहीं ना कहीं मेडिकल बिजनेस में आ रहा है, आइदर टेक ओवर कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, या खुद अपना ब्रांड लेकर आ रहा है। तो अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है मेडिकल में, आप देखो मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी मिलती है, पैथोलॉजी लैब की फ्रेंचाइजी मिलती है, अपनी लैब खुद सेटअप कर सकता है। इसके बाद एक पॉली क्लिनिक, जैसे कि आज लोगों को क्या डर लगता है कि छोटी छोटी बीमारी के लिए मैं हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल ना जाऊँ, बड़े हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, लेकिन छोटे डे केयर क्लिनिक में जाने में डर नहीं लगता, जहाँ पर 4-5 बेड या 3-4 बेड होते हैं, जहाँ पर किसी को ग्लूकोज चढ़ना है, किसी का डे केयर होना है, किसी का छोटा मरहम पट्टी होना है, तो वो वहाँ पर हो जाता है आसानी से। तो अभी ये अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है। तो यहाँ पर आपको किसी भी बिजनेस में ना क्या होता है कि आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें नयापन क्या लेकर आएँ, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें जैसी हम सर्व करेंगे वैसे मज़ा आ जाएगा। जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, जो काम करने वाली बाई होती हैं घर में, जो आती हैं काम करने वाली दीदी आती हैं घर में, वो तो हम जब से पैदा हुए तब से लोगों के घर में आई रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया में या फिर बड़े शहरों में किसी ने क्या देखा कि आधा टाइम लोग रहते नहीं हैं घर में, किसी को महीने में 4 दिन ज़रूरत होती है, किसी को महीने में 8 दिन ज़रूरत होती है, या लोगों को जो दीदी आती है वो तो सवेरे आके चले जाती हैं, दोपहर में ज़रूरत हुई, शाम को ज़रूरत हुई, तो उनको कहाँ से मिलेंगी, कहाँ ढूंढेगा वो। तो उसने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दी कि अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए तो हाउस हेल्प इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल, और वो बिज़नेस को फंडिंग मिल चुकी है। तो उसने उसी बिजनेस, प्रॉन्टो है, स्नैपिट है, अर्बन कंपनी है, मल्टीपल, देखो एक कंपनी आती है उसकी कॉपी तो इंडिया में फटाफट से हो जाती हैं। तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आपके पास भी एक बिजनेस आइडिया, आपके शहर में अगर ऐसी कंपनी नहीं है तो आप हाउस हेल्प सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ईजी शुरू करना। सर, गांव में फ्रेंचाइजीज की या बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गोल्ड माइन है जी, असली तो गोल्ड माइन गाँव में ही है। अच्छा। अब देखो, आप शहरों में आपको किसी बिजनेस को मार्केट करने में कितनी तो डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, कितनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी पड़ती है, कितने होर्डिंग लगाने पड़ते हैं। गांव में तो एक अच्छी सी ओपनिंग कर दो धमाका सा, उसके बाद माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो और दूसरा, आज गांव में पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंटरनेट जब तक गांव में पहुंच गया है, तो अब सारे बिजनेस गांव से भी हो सकते हैं। आज अगर आप बात करो, जैसे उगाओ एक कंपनी है जो प्लांट सेल करती है, ठीक है ना। अब ये प्लांट्स सबसे सस्ते और सबसे आसानी से कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, गांव में। आज अगर हम बात करें, जहाँ आज कुल्हड़ में आपको चाय, लस्सी, पिज़्ज़ा भी, कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी आ रहा है, ये सारे कुल्हड़ अगर मैन्युफैक्चर हो सकते हैं तो कहाँ हो सकते हैं, गाँव में। अगर हम अचार पापड़ की बात करें, ये सबसे बेहतर क्वालिटी के, सबसे आसानी से कम कीमत में कहाँ बनाए जा सकते हैं, गाँव में, ठीक है ना। अगर हम डेयरी बिजनेस की बात करें, घी दूध दही की, इसको ऑर्गेनिकली बात करें कि अच्छी क्वालिटी का कहाँ बनाया जा सकता है, तो गांव से। तो आज के समय में बिजनेस को मैं कहता हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड इन विलेज, सोल्ड इन सिटी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो गांव में आज जब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो उनको पैसा खर्च भी तो करना है, उनको मूवी देखने जाना है तो भाई सिनेमा हॉल की फ्रेंचाइजी ले लो, उन्हें खाना खाने जाना है तो रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले लो। वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने तो किसी मेंस वियर, वुमेंस वियर, किड्स वियर की फ्रेंचाइजी ले लो। वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ हटके चीज़ें मिले, नई चीज़ें देखने को मिले तो गेम जोन की फ्रेंचाइजी ले लो। सर, जितने भी ये बिजनेसमैन हैं जो अपने, आज की डेट में हर कोई इसी दौड़ में घूम रहा है कि मुझे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मोड पे लेके जाना है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका बिजनेस इस टाइम स्केल होने के लिए, फ्रेंचाइजी मोड पे जाने के लिए रेडी है? क्या 3 पॉइंट्स हैं जहां एक फाउंडर को पता होना चाहिए अब तू अपने बिजनेस को स्केलेबल मॉडल पे, फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जा सकता है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये चेकआउट कर लो। सबसे पहली चीज़, क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है?
देखो, अगर आप अपने बिजनेस में पैसा नहीं कमा रहे हैं तो हाउ यू विल अश्योर कि दूसरा आपके बिजनेस से पैसा कमा लेगा? ठीक है ना? नहीं तो वो एमएलएम वाली बात हो जाएगी। वो आपने देखा होगा कि वो कच्चे में बैठा होता है और गांव में वीडियो बना रहा होता है कि हम तो अभी बैठे हैं 5 स्टार में। सही कह तो रहे हो। आप अपना बिजनेस वैसा मत बनाओ, पहले खुद कमाओ फिर दूसरों को कमवाओ, पहली चीज। दूसरी चीज जो देखने की जरूरत है कि आपको ये देखना है कि क्या आपका बिजनेस आपके बिना चल रहा है। क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी दोगे ना तो वहाँ पर आप अवेलेबल नहीं होगे, कोई थर्ड पर्सन अवेलेबल होगा। तो पहले चेकअप अपने बिजनेस में ही कर लो ना। 3 दिन का वेकेशन ले लो, हफ्ते का वेकेशन ले लो, आप देखो क्या आपके बिना बिजनेस चल रहा है, क्या आपने वैसे सिस्टम्स बना दिए हैं, क्या सारी एसओपी बनकर रेडी हैं कि अब आप अगर ना भी हो आपके बिजनेस में तो वो बिज़नेस को चलाने के लिए एक मैनेजर है, एक सुपरवाइज़र है, जो वर्कर्स हैं वो आसानी से काम कर पा रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तब तो आप फ्रेंचाइजी के लिए रेडी हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फ्रेंचाइजी के लिए रेडी कैसे होगे? तीसरी चीज़, क्या आपके बिजनेस की इनफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है? आज होता क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी 400 से ज़्यादा ब्रांड को कंसल्ट कर चुके हैं, जब भी हम बोलते हैं कि XYZ की फ्रेंचाइजी ले लो तो वो बोलता ठीक है, वो सबसे पहले गूगल पर जाता है, XYZ लिखता है। अब वहाँ पर ना उसके इन्फॉर्मेशन में कुछ आ रहा है, ना कोई फोटोग्राफ में कुछ आ रहा है, ना कोई वीडियोस में कुछ आ रहा है, ना रेटिंग्स आ रही हैं। अब बताओ मैं उसे कितना भी बोल लूँ, क्या मेरी बात पे ट्रस्ट करेगा वो? कभी भी नहीं। तो एटलीस्ट वो पहले दिन से, जब आपका विज़न है कि मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, फ्रेंचाइजिंग पर लेके जाना है, तो पहले दिन से अपने बिजनेस का सोशल मीडिया तो ठीक करे। पहले दिन से जब उसकी बिजनेस में कोई अच्छी बात हो तो PR न्यूज़ तक तो जाएं, कुछ रील्स बनाकर तो अपने सोशल मीडिया पे डालें लगातार, ब्रांडिंग ब्लॉग्स तो मार्केटिंग डालें, पे ब्रांडिंग फोकस मार्केटिंग पे फोकस करें। ठीक है ना? किसी अच्छी कंपनी को हायर करें, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को पहले दिन से हायर कर लो। मतलब पहले दिन से एक सिस्टम बना लो कि आपके प्रॉफिट का एक शेयरिंग तो हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को देंगे। तो आपको ये समस्या तब नहीं आएगी जब आप फ्रेंचाइजिंग पे जाने की सोचोगे। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड्स को भी उनकी विजिबिलिटी जीरो है ओवर द गूगल। तो ये आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। और लास्टली अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम बनाने पड़ेंगे, ऑटोमेशन पर बिजनेस को लेकर आना पड़ेगा। बिजनेस को पे सिस्टम नहीं बनाओगे तो फिर अल्टीमेटली फ्रेंचाइजिंग पर सिस्टम चल सकते हैं, बिजनेस नहीं चलेगा। सर, सोलर डीलरशिप वर्सेस सोलर इंस्टॉलेशन सिस्टम, किस पे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? देखिए, आप कहाँ पर बेस्ड हो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शहर में मान लीजिए कि सोलर इंस्टॉलेशन कब होगी, जब वहाँ पर ऑलरेडी डीलरशिप होंगी। ठीक है ना? अगर ऑलरेडी आपके शहर में मल्टीपल डीलर्स हैं तो आपको इंस्टॉलेशन वाले की फ्रेंचाइजी लो। और बल्कि इंस्टॉलेशन भी नहीं, मैं कहूँगा सोलर सर्विसिंग की। क्योंकि जो सोलर एक बार लग जाता है ना, वहाँ पर क्या है कि डस्ट आती रहती है और क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और आज के दिन में जिन्होंने सोलर लगा लिया खुद क्लीनिंग नहीं करते, वो क्लीनिंग वाले ढूंढते हैं। क्योंकि जो डीलरशिप है, इंस्टॉलेशन तो उसके पास होता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टॉलेशन वाले वो हायर करके रखते हैं। तो आपको अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो इसकी सोलर डीलरशिप की लो, और उसके अलावा लो सोलर क्लीनिंग की। और क्लीनिंग की वहाँ लेना जहाँ पर मल्टीपल सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बना हुआ है। ठीक है ना? अदरवाइज तो डीलरशिप में पैसा है, मैं बात करूँ साफ साफ। क्योंकि आप जाओगे 50 किलोवाट का कहीं लगाओगे तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का धंधा आपका बन गया। तो डीलरशिप लो। सर, सोलर में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जहां गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप सोलर एंड ईवी के अंदर फ्रेंचाइजी लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, पैसा लगाइए, सरकार आपकी मदद करेगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सूर्य घर योजना है, जहाँ पर जो रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे सपोज करिए कि 2 लाख रुपए का आपका एक यूनिट लग रहा है, उसमें कुछ पोर्शन है, वो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मान लीजिए कि 50% दे रही है, तो लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, लाख रुपए आप लगा रहे हैं। एक योजना तो ये है। दूसरी योजना क्या है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि आप DC यूनिट लगाएं। DC यूनिट क्या होती है? जहाँ पर कि आपने सोलर पैनल लगा लिया, अब आपने 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लिया, लेकिन आपकी कंजम्पशन कितने घर की 2 किलोवाट ही है, तो आप 3 किलोवाट एक्स्ट्रा उत्पादन कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। अच्छा। तो उसका भी पैसा आपको गवर्नमेंट पे करती है। करेक्ट। तो ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जहां पर तो एक आपका बिजली बिल जीरो भी हो गया और इनकम भी आना शुरू हो गई, क्योंकि आपने सोलर वाट लगाया था हेवी। दूसरा, सोलर वाट परचेज करने के लिए, सोलर पैनल परचेज करने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। सूर्य घर योजना नाम है
सूर्य घर योजना। हाँ, इस योजना के अंतर्गत ये आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की। और मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कहता हूँ उस बिजनेस को जरूर करो जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। अगर आप अपने हिंदुस्तान में किसी भी शहर किसी भी गांव से हैं, वहाँ पर अगर सोलर पैनल का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आज ही शुरू कर दो ये बिज़नेस। किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाओ, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है। पता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सैंपल्स भेज देते हैं थोड़े से और बोलते हैं कि जैसे ऑर्डर आए, ऑर्डर लेकर एडवांस लेकर मुझे भेजना, मैं माल भेज दूंगा। अरे वाह, गजब। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि सोलर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि आपको आइसक्रीम खानी है जी, अभी खानी तो अभी चाहिए, हाँ, ठीक है ना। ये तो आप ऑर्डर दोगे, हफ्ते बाद आएगी, 10 दिन बाद आएगी। करेक्ट। तो आज आपको ऑर्डर मिला, ऑर्डर के साथ साथ आप एडवांस भी लोगे उससे, बिना एडवांस के तो नहीं काम करोगे। तो आप अपने एडवांस लेकर कंपनी को भेजा, कंपनी ने तुरंत सारा का सारा माल डिस्पैच कर दिया उसी एड्रेस पर, वहीं पर इंस्टॉलेशन वाला भेज दिया, वहीं पर इंस्टॉल हो गया और बाकी पैसा आपको मिल गया। जीरो स्टॉक से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, बस खाली एक ऐसा ऑफिस ले लो जहाँ पर बैठकर आप ऑर्डर कलेक्ट कर सको, या फिर मार्केटिंग वाला लड़का रखो जहाँ पर आपको छत नजर आए, उसी को बोल दे सोलर लगा लो। सर, क्या शार्क टैंक ने इंडियन बिजनेसेस को ग्लैमराइज कर दिया है? देखिए, जब भी कुछ नया आता है ना, उससे कुछ तो हटके चीज़ें होती हैं। अब देखिए कि हर छोटा बिजनेसमैन पैट की बातें करने लगा है, हर छोटा बिजनेस के जो डेटा है वो टिप्स पे होने लगे हैं, हर छोटे बिजनेसमैन के दिमाग में ये आ गया है कि मुझे अब फंडिंग लेनी है तो कैसे लेनी है। लोग पहले छोटे छोटे शेयर्स में, मतलब कि 10 लाख रुपए में अपना कंपनी का 20%, 25%, 50% ले लिया करते थे। दे नो द वैल्यू ऑफ देयर इक्विटी नाउ। कैसे आया? शार्क टैंक इंडिया के थ्रू आया। या फिर हम समझें कि नए नए बिजनेस आइडियाज़ कहाँ से आए, शार्क टैंक इंडिया से आए। अब बिजनेस कोई भी कहीं भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए केस मैडम की हम बात करते हैं, वो ब्यूटी बिजनेस में है, तो वो दिल्ली एनसीआर में या फिर बड़े बड़े शहरों में है, तो उसी का क्या रेप्लिका छोटे छोटे शहरों में नहीं हो सकता? उनकी ज़रूरत भी उतनी है, उनके खर्चे भी उतनी है, तो वो रेप्लिका वहाँ पर हो सकता है। तो बट ऑब्वियसली इंडियन बिजनेस को ग्लेमराइज करने में, नॉलेज देने में, उनको आगे बढ़ाने में शार्क टैंक इंडिया का बड़ा रोल रहा है। और शार्क टैंक इंडिया से ज़्यादा बड़ा रोल किनका रहा है? जो एंटरप्रेन्योर वहाँ पर आए, जो स्टार्टअप्स वहाँ पर आए, जिन्होंने नए नए आइडियाज़ बताए और लोगों के दिमाग में एक वो क्या कहें, आग लगा दी कि नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये रहा है बेसिकली। सर, अब ना थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिसमें क्या 90% लोग फ्रेंचाइजी लेकर गलती करते हैं? 90% लोगों की बात कर रही हूँ सर। गलती वो करते हैं जो बिना किसी मेंटर की मदद के, बिना किसी R&D के, जस्ट कोई वीडियो देखकर या फिर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखकर, ग्लेमर देखकर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। जो लोग डेटा देखकर फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, वो कभी गलती नहीं करते। कहावत है ना कि भैया बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोले। तो आप डेटा देखो, ठीक है ना। जब आप डेटा देखोगे, क्रॉस चेक करोगे, जो मैंने आपको बताया कि फ्रेंचाइजी किस तरीके से लें, तो आप गलती नहीं करोगे। आज के समय में आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, हाँ, लोग फ्रेंचाइजी लेकर गलती कर रहे हैं क्योंकि वो भेड़ चाल में फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तरीके से क्रॉस चेक करके फ्रेंचाइज नहीं ले रहे हैं। ट्रू। सर, क्या लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट फ्रेंचाइजी एक मिथ है? ये 200% मिथ है। देखिए, 11th क्लास में, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ाई गई है? हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। तो आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट तो लोअर साइड पे हो और प्रॉफिट हायर साइड पे हो, तो ये एथिकली गलत हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसा कोई धंधा होता तो हर कोई वही बिजनेस कर रहा हो कि नहीं कर रहा होता? ठीक है, समटाइम्स आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि आप कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा कमा लेते हो, या फिर कुछ ऐसे धंधे हो सकते हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कम लगानी पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम लगाने के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगानी पड़ी होगी, अपना टाइम ज़्यादा लगाना पड़ा होगा, तो आपको प्रॉफिट हायर साइड पे आया होगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 2-3 चीज़ों से बचना चाहिए। पहली चीज़ कि भैया कम पैसा लगाकर ज़्यादा कमाई आ जाए, ये बिजनेस नहीं है। दूसरी चीज़, अगर लोग बोलते हैं कि मुझे काम ना करना पड़े, मेरे काम किए बिना मुझे प्रॉफिट आता रहे, ये 2 चीज़ों से तो हमेशा बचो। बिजनेस कर रहे हो, काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप करो, आपका मैनेजर करे, आपका सिस्टम करे, आपको काम तो करना पड़ेगा। सर, क्या कमीशन के चक्कर में कंसल्टेंट्स गलत फ्रेंचाइजीज बेच देते हैं? जहाँ कमीशन अच्छा, वहाँ फ्रेंचाइजी 200% बेचते हैं। मैं इसमें कोई नहीं बोलूँगा कि नहीं बेचते। हर कोई ये देखता है कि मुझे ज़्यादा कमाई कहाँ से आएगी, लेकिन फिर क्या वो कंसल्टेंट
एथिकली सही कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है। दूसरा, आप भी समझिए, हमेशा किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करिए, कभी मत करिए। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट पर, मेंटर पर अगर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं कि इसने मुझे जो बता दिया वही होना है, वही सही है, तो फिर आपने अपने पूरे घर की चाबी, गल्ले की चाबी, ज़मीन के कागजात आपने उस कंसल्टेंट के हाथ में दे दिए। अब आप उसकी कठपुतली बन गए हो। आपको उससे सीखना है, उसे अपनी चाबी नहीं देनी है, ठीक है ना। तो आप अगर आपने उसने बताया कि आप एक काम करिए, मोमोज की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, तो आप पूछोगे ना मोमोज की फ्रेंचाइज क्यों मैं ले रहा हूँ, कितना आरओआई आ जाएगा, कोई पीछे आपने कोई ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। आप क्वेश्चंस तो करो, हमेशा क्वेश्चन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कमीशन के चक्कर में बता रहा है या फिर सही में फ्रेंचाइजी अच्छी है इसलिए बता रहा है। जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि आपको मार्केट रिसर्च, एआई की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप कंपनी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपके पास पूरी सब कुछ आ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली, बेटेंटली आप उसके ऊपर बिलीव करो। आपको आप अपने आँख नाक कान खुले रखने हैं, अपने चेक ज़रूर करने हैं। बिकॉज देखो, जहाँ पर पैसा मिलेगा ज़्यादा, हो सकता है कि आपका कंसल्टेंट ज़्यादा वो अच्छा बताए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार गलत बताए और हर बार अच्छा बताए। तो अरे भैया, अपने हमने वकीलों को देखा है, केस आप मतलब आपका केस लड़ रहे हैं, पैसे आपसे ले रहे हैं और आपको ही हरवा देंगे क्योंकि सामने वाला ज़्यादा पैसे दे रहा होगा। करेक्ट तो करेक्ट, ये तो होता है तो सर। ये अक्सर होता है। तो ये जब वहाँ हो रहा है तो कहाँ नहीं हो रहा होगा। तो 100% आप ब्लाइंड फेथ किसी पे भी मत करिए, लेकिन आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सर, बेस्ट बिजनेस अंडर 1 लाख, अब ये रैपिड फायर है। बेस्ट बिजनेस अंडर 1 लाख। 1 लाख के अंदर आपको बिजनेस करना है तो सेस प्रोडक्ट का बिजनेस कर लो। मुझे आज पता है कि भैया आप घर पे बैठ के बेचोगे और पैसे कमाओगे। उसके अलावा तो आप कपड़े का बिजनेस करो, मसालों का बिजनेस करो, एनी ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर आज आप पूछे कौन सा बिजनेस करो, तो मुझे लगता है सेस प्रोडक्ट का रीसेलिंग बिजनेस करो, बेस्ट बिजनेस है। ₹1,00,000 से कम में शुरू हो जाए। कोई ऐसा फ्रेंचाइजी या बिजनेस जिसमें आप कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे? अगर मुझे ना इन्वेस्ट, मैं ग्रोसरी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं करेंगे? कभी नहीं करूंगा भाई। इतना महीन काम है, इतना महीन काम है, लाला ही कर सकता भाई उसमें। जो गल्ला नहीं छोड़ सकता ना, वही बैठेगा। तो ये ब्लिंकिट, जेप्टो, इनके डार्क स्टोर्स ये लेने चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपको उस पैसे को वाइट करना है या फिर आपको टर्नओवर घुमाना है तो ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को मैं ऐसा ना बोलूँगा। जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ब्रेड एंड बटर के लिए ले रहे हैं, वो ना लें। हाँ, जो बट ऑब्वियसली आपके 4 जगह से इनकम आ रही है, एक 5वां सोर्स ऑफ इनकम और खोलना है, वेरी गुड बिजनेस। कोई एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को एक्चुअली रिच बनाता है? सारे बिजनेस लोगों को रिच बनाते हैं, हर एक बिजनेस आदमी को रिच बनाता है। आपको समय देना पड़ेगा बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस से ज़्यादा अपने ग्राहकों को समझना पड़ेगा कि क्या आखिरकार उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने साड़ी का बिजनेस किया, आपने टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट ही नहीं रखे, तो आपके पास कहाँ से वो लोग आप खरीद के लेके जाएंगे। तो लेकिन अगर आपने उनके टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट रख लिए तो आपसे परचेजिंग भी होगी, आपके रेफरल्स भी होंगे, एडवोकेट भी बनेंगे लोग आपके, और आप देखो रिच बनोगे कि नहीं बनोगे। तो बिजनेस ही रिच बनाता है भाई, सैलरी से तो घर ही चलता है। सर, अगर फ्रेंचाइजी लेना है, हमने आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया कि बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ये लेना है, आप तक पहुंचने के 5 स्टेप्स क्या हैं? मेरे तक पहुंचने का तो एक ही स्टेप है, गूगल पे जाके नाम सर्च करो, मिल जाऊंगा, नंबर मिल जाएगा, सीधा कॉल करो, डायल करो, व्हाट्सएप करो, कनेक्ट हो जाएगा। आप किन किन चीज़ों पे हेल्प करते हो कस्टमर? मैं किसी भी बिज़नेस की हेल्प करता हूँ। सबसे पहले कस्टमर जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको पहले समझाता हूँ कि उसे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो उसके पास कितना फ़ंड होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है और वो लोन लेकर किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है जो हाई रिस्क है बिज़नेस है, तो हमेशा मना कर देता हूँ, या फिर कह देता हूँ अभी कोई छोटे बिज़नेस से शुरू कर ले, बाद में कोई बिज़नेस को लियो। दूसरा, जो ब्रांड्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि आप मेरी फ्रेंचाइजी बनवाओ, तो सबसे पहले मैं ऑडिट करता हूँ उनका कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर फ्रेंचाइजिंग और नॉट। जब वो फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि फ्रेंचाइजी लेने वाले को पता चले कि ये बिजनेस फ्रेंचाइजी दे रहा है, फिर उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशंस, किस तरीके से नए इन्वेस्टर्स या फ्रेंचाइजी लेकर आए, एंड टू एंड। अगर आप फ्रेंचाइजी वर्ड बोल रही हैं तो उसमें जो भी एफ से लेकर ई तक वर्ड आ रहा है, सब जगह मैं हेल्प करता हूँ लोगों की। तो आप अकेले हेल्प करते हैं या आपके पास आपके कोई टीम मेंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं? ऐसा ना हो कि हम आशीष जी को कॉल कर रहे हैं और उठा फ़ोन कोई और नहीं, रहा है। उठा फ़ोन कोई और ही रहा होगा, मेरा फ़ोन कभी नहीं उठेगा जी। मतलब मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ इस बात को।
आज हम एक कंपनी चला रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ के नाम से, मल्टीपल लोग हैं, टीम है काम करने वाली, वही आपकी हेल्प करेगी, वही आपकी सपोर्ट करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष अग्रवाल। हाँ, जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, जैसे कि आपने डिसीजन ले लिया फ्रेंचाइज लेने का, तो उसके बाद मैं आपको पर्सनली मिल सकता हूं। अब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे अपना ब्रांड बड़ा बनाना है, उसके बाद मैं आपसे पर्सनली मिल सकता हूं। लेकिन जब इनिशियल बात करें तो पहला राउंड अगर या पहला पॉइंट ऑफ डिस्कवरी कनेक्ट, जो हाँ, आपका, पहला पॉइंट ऑफ कनेक्ट मेरी टीम ही रहेगी आपके लिए। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी टीम उनको बिजनेस, जैसे उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली तो उसमें आगे सेल्स बढ़ाने में, हायरिंग में, इन सब चीज़ों में भी मार्गदर्शन करती है। हायरिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग में करते हैं, हायरिंग ऑफ पीपल में नहीं करते। वी आर प्योर फ्रेंचाइज कंपनी, जहाँ पर हम ब्रांड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रेंचाइजिंग कैसे बनाएं इसमें हेल्प करते हैं। हम उनके ऑपरेशंस में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप जनता को देना चाहेंगे, बिकॉज बिजनेस ओनर्स इस प्रोग्राम को देखते हैं और बिजनेसमैन अपना पैसा बड़ी मुश्किल से कमाता है और बड़ी जल्दी गंवा देता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक लोग अवेलेबल हैं। कोई एक ऐसा मैसेज हमारी उस जनता के लिए जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाना चाहते हैं, क्या आप इन दोनों तरीके के कस्टमर्स को एडवाइस देंगे? पहला जो फ्रेंचाइज लेना चाहता है, मैं उनको हमेशा कहूँगा कि पहले खुद को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो, फिर हम दूसरे के पोटेंशियल को समझेंगे। समटाइम्स हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं कि हम बिज़नेस चला सकें। बिज़नेस में क्या है ना कि बोलते गल्ले पे बैठना, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी शिफ्ट हो जाए, कहावत यही है कि गल्ले पे बैठना। क्या आप समय दे पाओगे अपने बिजनेस को? दूसरा, क्या आप ग्राहकों से बातचीत कर पाओगे? आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे फ्रेंचाइजी सिस्टम वेयर द फ्रेंचाइजर विल वर्क एंड आई डोंट हैव टू वर्क, तो ये गलत है। तो आप लोग हमेशा अपने आप को समझें, अपने आप को सब पहचानें, उसके बाद किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसको अपना ऑल इन दें। लेने से पहले बिल्कुल भरोसा ना करें और लेने के बाद कतई संशय ना करें। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, ठीक है ना, कि लेने से पहले जितनी नेगेटिविटी निकालनी निकाल लो, लेकिन लेने के बाद आपको पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं तभी आप उसमें सक्सेस हो पाओगे। क्वेश्चन मार्क के साथ कभी सक्सेस का रास्ता नहीं खुलता है। दूसरा, जो ब्रांड्स हैं अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आपको हमेशा समझना चाहिए कि आप किसी की हार्ड एंड मनी ले रहे हो, आप उसे एक व्यापार दे रहे हो। व्यापार जो है ना, एक आदमी पैसा लगाता है, वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, अपना सपना लगा रहा है, अपना जीवन लगा रहा है। लोग एक बार टूट जाते हैं ना तो दोबारा उठने में जीवन लग जाता है और कभी कभी तो लोग उठ ही नहीं पाते हैं। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जहाँ पर आप भारत की ग्रोथ की, भारतीयों की ग्रोथ की, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे ही निभाएं जैसे कोई सिपाही बॉर्डर पर निभा रहा है। तो यकीनन आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, बाकी लोगों का बिजनेस भी ग्रो करेगा। लास्टली मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, एक नौकरी एक ही परिवार को चला सकती है, लेकिन एक व्यापार कई परिवार को चला सकता है। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे बढ़ रही है। एंड नाउ जो जेंजीज हैं, जो मिलेनियल्स हैं, या फिर जो अभी अल्फा बीटा गीटा जो भी आ रहे हैं, वो सब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग आ रहे हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेसेस। स्टार्टअप्स का सबसे सही समय इंडिया का यही है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच आशीष सर आने के लिए, और बहुत नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिली। और मेरी जनता तो कब से बोल रही थी कि हमें फ्रेंचाइजी, क्योंकि पैसे से पैसे बनाने वाला जानना चाहते हैं वो बिजनेस। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक फ्रेंचाइजी ली थी किसी ज़माने में, आज 10-10 फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हैं। तो भाई शुरू करो, सोचो मत, शुरू करो। करेक्ट करेक्ट। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।